हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल फंक्शन लवर्स। तो कैसे आप सब? मैं उम्मीद करती हूँ कि आप सब बहुत अच्छे होंगे। तो आज मैं आपके साथ वन शॉट फैन फिक्शन जिसका नाम है लव नेवर एंड, उसका हम नेक्स्ट पार्ट शुरू करते हैं। ये आज का लास्ट पार्ट होगा। इसके बाद ये फैन फिक्शन खत्म हो जाएगा वन शॉट, और फिर मैं एक न्यू वन शॉट फैन फिक्शन लेकर आऊँगी। अब से मैंने डिसाइड किया है कि मैं वन शॉट फैन फिक्शन जरूर शेयर किया करूँगी। ओके, क्योंकि लॉन्ग स्टोरीज होती है ना, तो आप लोग बहुत कम देखते हो, लेकिन हाँ, वन शॉट होता है तो आप लोग देख लेते हो, तो इसलिए मैं वन शॉट ही शेयर किया करूँगी आज से। ठीक है, तो चलिए आज का पार्ट हम शुरू करते हैं। ऐसे जो पहले वाला पार्ट था उसमें हमने देखा था कि जो लैन करेन था उसे पता चल गया था कि जो वांग जी ने जिससे शादी की है वो एक स्नेक है, और उसने वांग जी को बता दिया था कि वो ही जो स्नेक था वो वांग जी का हस्बैंड था। लेकिन वांग जी सच में मानने को तैयार नहीं था पहले तो, लेकिन बाद में जब वो मान जाता है, उसे एहसास हो जाता है, तब वो बहुत गुस्सा करता है खुद पर, क्योंकि उसने विंग को स्टेप किया है। उसे विंग की हर एक चीज़ याद आ रही थी, तो उसे बहुत गिल्टी फील हो रहा था। वहीं दूसरी तरफ विंग को जो हीलर था वो चेक करता है, उसके बाद बताता है कि वीजिंग इसके बाद कभी भी जो अपनी ह्यूमन फॉर्म में उसमें नहीं आ पाएगा, क्योंकि जिस तलवार से विंग को स्टेप किया गया था वो एक होली तलवार थी, और उसे स्टेप होने के बाद सच में वो कभी चेंज नहीं हो पाएगा। ये जाने के बाद में जियांग फिंगमैन बहुत ही मतलब समझ नहीं आ रहा था उन्हें। जियांग चेंग को वो देखते हैं, जियांग चेंग रो रहा था और वो बोलता है ये सब उसकी वजह से हुआ है, ये सब उसने किया है। ये सुनकर जियांग फिंगमैन देखते हैं जियांग चेंग को और बोलते हैं, चेंग मुझे बताओ क्या हुआ है और वीजिंग की यह हालत कैसे हुई। जियांग चेंग अपना सर नीचे कर लेता है, लेकिन जियांग फेंगम्यान देखते हैं चेंग को और बोलते हैं, चेंग मुझे सब चीज़ें बताओ तुम। इसके बाद जियांग चेंग की आंखों में आंसू आने लगते हैं और वो अपने डैड के सामने वहीं घुटनों के बल बैठ जाता है और बोलता है, आई एम सॉरी, मुझे मुझे माफ़ कर दीजिएगा। मुझे मुझे पहले ही वीजिंग को रोक लेना चाहिए था, उसे इतना आगे नहीं बढ़ना चाहिए था। मुझे मुझे उसे रोकना चाहिए था, लेकिन मैं नहीं रोक पाया। मुझे माफ़ कर दीजिए फादर। इसके बाद जियांग फेंगमैन बोलते हैं, जियांग चेंग बताओ मुझे। जियांग चेंग फिर अपने फादर को देखता है, अपनी आंखों से आंसुओं को वाइप करता है और उसके बाद जो कुछ भी हुआ था वो सब जियांग फेंगमैन को बता देता है। ये जानने के बाद तो जियांग फेंगमैन के पैरों तले ज़मीन ही खिसक गई थी। उसे यकीन नहीं हो रहा था कि उसका बेटा ऐसा भी कुछ कर सकता है। उसे यकीन नहीं हो रहा था। जियांग फेंगमैन गुस्सा करते हैं और बोलते हैं, जब विंग ठीक हो जाएगा तो उसके बाद हम यहाँ से चले जाएंगे। ये सुनकर जियांग चेंग अपने फादर को देखता है और बोलता है, फादर मुझे मुझे माफ़ कर दीजिएगा। लेकिन जियांग फेंगमैन बोलते हैं, तुम्हारी वजह से चेंग आज विजिंग की ये हालत है। तुम उसे रोक नहीं सकते थे तो कम से कम हमें तो बता सकते थे ना। अगर हमें बताते तो आज विजिंग की ये हालत नहीं होती। तुम बच्चे हमेशा अपनी मनमानी करते हो, बड़ों को तो कुछ बताने की ज़रूरत ही नहीं समझते हो। तुम्हें ये लगता है कि हम तुम्हें किसी चीज़ के लिए रोकते हैं तो वो तुम लोगों पर रिस्ट्रिक्शन है, लेकिन ऐसा नहीं होता। हम जो करते हैं बच्चों की भलाई के लिए करते हैं, लेकिन तुम बच्चों को कभी समझ नहीं आएगा जब तक कि कुछ बुरा न हो जाए। ये बोलकर जियांग फेंगमैन वहाँ से चले जाते हैं। जियांग चेंग बोलता है, मॉम मुझे मुझे माफ़ कर दीजिएगा, प्लीज़ डैड को बोलिए ना। लेकिन मैडम यू बोलती हैं, चेंग वो बिल्कुल सही है, वो बिल्कुल सही है। आज मैं तुम दोनों का साथ नहीं दूंगी, तुम्हारे पिता का दूंगी, क्योंकि वो सही है और उन्होंने जो भी फैसला किया है वही होगा। जब वीजिंग ठीक हो जाएगा तब हम उसे लेकर वहाँ से चले जाएंगे। अब हम और यहाँ पर नहीं रुकेंगे। ये बोलकर मैडम यू भी वहाँ से चली जाती हैं। ऐसे ही 2 दिन बीत चुके थे और वीजिंग ने अभी भी आंखें नहीं खोली थी, क्योंकि वीजिंग को ठीक करना बहुत मुश्किल था। उसे बस एक ही चीज़ ठीक कर सकती थी, जो कि एक जड़ी बूटी थी, जो कि यहाँ पर नहीं मिलती है। वो उसी डेविल वर्ल्ड में मिलती है, यानी कि जिस जगह को वांग जी, लायन किरण और लायन स्टेशन ओपन करते हैं, जहाँ पर बहुत सारे जो मतलब शैतान हैं, कैद हैं, वहीं पर वो जड़ी बूटी मिलती है। तो वहाँ से उसे लेकर आना, यानी कि शैतानों की दुनिया में जाना बहुत मुश्किल है, क्योंकि वहाँ पर बहुत ही खतरनाक ऐसा बोल सकते हैं कि डेविल्स हैं। तो वहाँ जाना बहुत मुश्किल है, क्योंकि वहाँ पर उन्हें कैद किया गया था। तो उनके पास जाना यानी अपने आप को जिंदा उन्हें देना, ऐसा है। तो वहाँ पर कोई नहीं जा सकता और बीजिंग ऐसे ही रहेगा। जियांग फेंगमैन बहुत दुखी थे। वो अपने बेटे को ये हालत में नहीं देख सकते थे। उन्हें लगा था कि कहीं ना कहीं कुछ तो ऐसा हो जाएगा जिससे बीजिंग ठीक हो जाएगा, लेकिन अब वो डिसाइड करते हैं कि वो 2 दिन के अंदर ही यहाँ से चले जाएंगे बीजिंग को लेकर। वहाँ पर जाने के बाद वो विंग का इलाज करेंगे और एक होप तो होगी कि बीजिंग कभी ठीक हो जाएगा।
ऐसे ही करके वो लोग डिसाइड कर लेते हैं। वहीं दूसरी तरफ वांग जी की हालत बहुत बुरी हो चुकी थी। वो ना ठीक से खा पा रहा था, न ठीक से वो कुछ पी पा रहा था। लायन किरण भी वांग जी की हालत देख रही थी, लेकिन वो इसमें कुछ भी नहीं कर सकते थे। उन्होंने वांग जी से कहा था कि अब वो सांप ज़्यादा दिन जिंदा भी नहीं रहेगा, वो मर जाएगा। ये सोच कर ही वांग जी के हार्ट में उसे दर्द होता था। वो ऐसे कैसे कर सकता है, उसने खुद विंग को मारा है। ये बात ही उसे हर्ट करती थी, जीने नहीं दे रही थी उसे। वो अपना हर पल बस रोने में बिताता था और लैन से चैन भी अपने भाई की ये हालत बिल्कुल भी देख नहीं पा रहे थे। उनसे बर्दाश्त नहीं हो रहा था अपने भाई को इस हालत में देखकर, लेकिन वो क्या कर सकते थे। उन्होंने भी वांग जी को खूब समझाया, लेकिन वांग जी जो था वो मानने को तैयार ही नहीं था। वांग जी ऐसे ही अपने रूम में बैठा हुआ था और वो डिसाइड करता है कि वो विंग को ढूंढने जाएगा। और वांग जी उठता है, उसकी हालत ख़राब थी, लेकिन फिर भी वो पूरे टाइम 2 घंटे मेडिटेट करता है और फिर वो वहाँ से उठता है और वो निकल जाता है उसी जगह के लिए जहाँ पर वीजिंग उसे पहली बार मिला था, उसी जंगल में। वांग जी वहाँ के लिए निकल चुका था। लैन से चैन और लैन किरण जब वहाँ पर आते हैं तो देखते हैं कि वांग जी यहाँ पर नहीं है। तब वो घबरा जाते हैं और उन्हें समझ नहीं आ रहा था कि अब वो क्या करें। लैन किरण बोलता है कि उसे जल्दी ही ढूंढना होगा वांग जी को। वो वांग जी को ढूंढने के लिए वो भी निकल जाते हैं और वहीं वांग जी दूसरी तरफ उस जंगल में पहुँच चुका था। वो फिर से उसी माउंटेन पर चढ़ रहा था कि उसे ऐसा लग रहा था कि वीजिंग कहीं ना कहीं से तो उसके पास आ जाएगा। जब वो पानी में गिरा था तो हो सकता है वीजिंग आ जाए। वांग जी ऐसे ही उस माउंटेन पर चढ़ रहा था। हम दूसरी तरफ जियांग चैंग को देखते हैं। वो यहाँ से बहुत ही जल्द जाने वाले थे। जियांग चैंग बहुत ही सैड था और वो उसी ट्री के नीचे लेटा हुआ था। उसे विंग की याद आ रही थी और उसकी आंखों से आंसू गिर रहे थे। वो अपने भाई को बहुत मिस कर रहा था। उसे शायद ऐसा ही लगता है कि प्यार करने की यही सज़ा होती है, कि प्यार इस दुनिया में कभी मतलब हैप्पीली रह ही नहीं सकते हैं। जो लोग प्यार करते हैं वो, उनका अंजाम जैसे ऐसा ही होता है। जियांग चैंग यही सब चीज़ें सोच रहा था और वो बहुत ही सैड था। लेकिन तभी उसे कुछ आवाज़ें सुनाई देती है। जैसे ही जियांग चैंग इन आवाज़ों को सुनता है तब वो पलटता है और इधर उधर देखता है। तभी उसकी नज़रें पड़ती हैं उसी इंसान पर जो माउंटेन पर चढ़ रहा था। ये देखकर जियांग चैंग की आंखें रेड हो जाती हैं। वो गुस्से में आ जाता है और वो बोलता है, इस इंसान की इतनी हिम्मत, मेरे भाई को इस हालत में पहुंचाने के बाद फिर से ये यहाँ पर आया है। जियांग चैंग फिर से अपनी जो फॉर्म थी हाफ स्नेक की और हाफ ह्यूमन की, उसी के अंदर जाता है उड़कर और वो वांग जी के सामने आ जाता है। जैसे ही वांग जी ये देखता है तब वो 1 सेकंड के लिए अपनी जगह पर ही फ्रीज हो जाता है। वो बहुत ही डर गया था। लेकिन तभी जियांग चैंग बोलता है, तुम यहाँ पर क्या लेने आए हो? तुम्हें चैन नहीं आया मेरे भाई की ये हालत करने के बाद भी? वांग जी जब ये सुनता है तब वो हैरानी से जियांग चैंग को देखता है और तुम्हारा क्या मतलब है? जियांग चैंग बोलता है, ओह तो तुम अपने इतने मासूम बन रहे हो। मेरे भाई को स्टैप करने से पहले एक बार भी तुमने नहीं सोचा वो तुमसे कितना प्यार करता था। तुमसे प्यार किया था उसने तो वो हम सबको छोड़कर चला गया था। उसने कुछ भी नहीं सोचा और तुमने क्या किया? तुमने उसकी ये हालत कर दी। तुम्हारी वजह से आज मेरा भाई ये हाल में है। ये बोलकर वो वांग जी पर वार करता है, लेकिन वांग जी अपनी तलवार से जियांग चैंग के वार को मतलब उसके वार को रोक लेता है, क्योंकि वांग जी एक कल्टीवेटर था तो उसके लिए ये सब करना आसान था। वांग जी बोलता है, प्लीज़ प्लीज़ मुझे एक बार विंग से मिलने दो, एक बार। जियांग चैंग बोलता है, नहीं वो तुम्हें अब कभी नहीं मिलेगा और वैसे भी हम यहाँ से जाने वाले हैं। ये सुनकर मानो जैसे वांग जी सहम सा गया था। उसके कदम ही आगे नहीं बढ़ रहे थे, वो बिल्कुल नीचे गिर जाता है। ये देखकर जियांग चैंग भी रुक जाता है और वो वांग जी को देखता है। वांग जी पूरा टूट चुका था, उसकी आंखों में आंसू थे और वो बोलता है, प्लीज़ मुझे एक बार विंग से मिले दो प्लीज़। जियांग चैंग बोलता है, नहीं तुम मुझसे नहीं मिल सकते हो। अगर तुम मिल भी लोगे तो फिर इसका कोई फ़ायदा नहीं होगा। वो जब से यहाँ पर आया है तब से बेहोश है और 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 बहुत जल्द वो शायद हमें छोड़कर चला जाएगा। ये सुनते ही वांग जी उठता है और बोलता है, नहीं मैं कुछ नहीं होने दूंगा विंग को। तो जियांग चैंग बोलता है, तुम्हारे ऐसा कहने से कुछ नहीं होगा, वो हम सबको छोड़कर जाने वाला है। वांग जी बोलता है, क्या 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 कुछ हो सकता है? जियांग चैंग बोलता है, हाँ हो सकता है, लेकिन हम कुछ नहीं कर सकते हैं इसमें। वांग जी बोलता है, प्लीज़ मुझे बताओ। इसके बाद जियांग चैंग जो है वो वांग जी को बता देता है कि जो वो शैतान जहाँ पर वो कैद करते हैं वहाँ पर जो है ना वो वर्ल्ड डेविल वर्ल्ड है। वहाँ पर एक जड़ी बूटी मिलती है जिससे विंग को बचाया जा सकता है, लेकिन उसे लाना खतरे से खाली नहीं है। अगर वहाँ पर गए तो उन शैतानों का सामना करना बहुत ही ज़्यादा मुश्किल होगा, क्योंकि वहाँ पर कोई एक डेविल नहीं होगा, हर एक वो डेविल होगा, अच्छे से अच्छा बुरे से बुरा डेविल वहाँ पर होगा। ये सोच कर ही मतलब वांग जी को पता है कि हाँ उन्हीं लोगों ने तो कैद किया है वहाँ पर उन लोगों को, और वहाँ से उसे लाना बहुत खतरनाक होगा। लेकिन वांग जी बोलता है, नहीं मैं जाऊँगा, मैं उसे लेकर आऊँगा।
जियांग चैंग जब ये देखता है तब वो शॉकिंगली वांग जी को देखता है और बोलता है क्या? वांग जी बोलता है हाँ, मैं उसे लेकर आऊँगा और मुझे मुझे लाना ही होगा मेरे विंग के लिए। जियांग चैंग बोलता है ठीक है, जैसा तुम्हें अच्छा लगे वैसा करो तुम। फिर जियांग चैंग अपनी आइज़ को बंद करता है और वो एक जादू बोलता है जिससे वहाँ पर एक बोल सकते हैं रैट यानी चूहा वो आता है। जियांग चैंग उसे देखता है और बोलता है इसे अपने साथ लेकर जाओ, ये तुम्हें वहाँ के बारे में बहुत सारी चीज़ें ऐसे बताएगा जो तुम्हें नहीं पता है और जब वो तुम्हें मिल जाए तो फिर तुम इसके साथ वहाँ से बाहर आ जाना। वांग जी अपने सिर हाँ में हिलाता है। इसके बाद वो उस रैट को देखता है, वो रैट सीधा वांग जी के ऊपर कूद कर चला जाता है और वांग जी के शोल्डर पर चला जाता है और वांग जी के कपड़ों के अंदर छुप कर अपने नड़ को बाहर निकालता है क्योंकि वो एक जादू ही था तो ऐसा हो सकता है और वो बोलता भी है सेम। वांग जी फिर वहाँ से निकल जाता है, वो फिर वापस से अपने गुस्से में आता है। उसे पता है क्योंकि वहाँ पर जो डोर ओपन होगा वो वहीं पर है। वांग जी फिर अपने इंसेस्टर जो होल था उनका वहाँ पर जाता है और वहाँ पर जाकर वो प्रे करता है और फिर वो अपनी पावर्स का यूज़ करता है और उसी डोर को ओपन करता है। जैसे ही वो डोर ओपन होता है तब उससे बहुत ही भयानक आवाज़ें आने लगती है, लेकिन वांग जी अपनी आंखें बंद करता है और वो उसमें चला जाता है। जैसे ही वांग जी उसमें एंटर करता है तब लायन किरण को पता चल जाता है और उसका दिल बेचैन हो जाता है। वो बोलता है ये क्या हो रहा है? लायन किरण भागते हुए वहाँ पर आने लगते हैं। तब तक बहुत देर हो चुकी थी, वांग जी उसके अंदर जा चुका था। वांग जी उसके अंदर जाता है तो वहाँ पर बहुत सारे शैतान थे, डेविल्स थे और वो सभी जब भी वांग जी को देखते हैं वहाँ पर एक ह्यूमन को तब वो अटैक करने लगते हैं, लेकिन वांग जी उन सभी से फाइट करता है। वांग जी बहुत कमज़ोर हो चुका था, उसकी स्ट्रेंथ धीरे धीरे जा रही थी, लेकिन कैसे भी करके वांग जी लड़ते हुए उन सब से उस जो जड़ी बूटी थी वहाँ पर पहुँच जाता है और वो उसे ले लेता है। लेकिन वांग जी जब उसे बाहर निकलने वाला था तब वो सभी शैतान भी उस जो टनल थी या बोल सकते हैं जो उनका दरवाज़ा था उससे आज़ाद हो जाते हैं और वो सभी वांग जी को अपने वश में कर लेते हैं। वांग जी उन सभी के वश में था और वो पूरी चीज़ों को तोड़ रहा था, लेकिन जो रैट था वो उस जड़ी बूटी को ले लेता है और वो वहाँ से भाग जाता है। वांग जी अब पूरी तरह से उन सभी के वश में आ चुका था। लायन किरण जब वहाँ पर आते हैं तब वो देखते हैं कि उस जो होल था उससे बहुत सारे डेविल्स बाहर निकल चुके हैं और वांग जी बहुत ही बुरी कंडीशन में है। उसकी आइज़ रेड हो चुकी हैं, उसके क्लोथ पूरे बिखरे हुए हैं, उसकी तलवार नीचे गिरी हुई है। वांग जी पूरा उन शैतानों के काबू में आ चुका था। ये देख कर लायन किरण पूरा घबरा जाता है और फिर वो वहाँ पर अपनी मैजिक का यूज़ करने लगता है, वांग जी को बांधने लगते हैं, मतलब जो उनकी बाइंडिंग केबल्स थी उनसे। लेकिन वांग जी तो उनके हाथ ही नहीं आ रहा था क्योंकि उसके ऊपर इतने सारे डेविल्स का असर था, उन पर साया था, तो वो मतलब हार नहीं मान रहा था और वो बहुत बुरी हालत में था। कैसे भी करके वो लोग उसे पकड़ते हैं, लेकिन फिर से वांग जी आज़ाद हो जाता है और वो सभी लोगों को मारने लगता है। वहाँ पर ज़ेबुज़ुन भी आ जाते हैं, वो भी अपनी पावर्स का यूज़ करते हैं, उसे पकड़ते हैं। जितने भी वहाँ के इंसेस्टर थे या फिर जितने भी उनके डिसिपल्स थे या बोल सकते हैं उनके क्लैन के जो हाई कल्टीवेटर्स थे वो भी आते हैं और वांग जी को पकड़ते हैं। बहुत मुश्किल करके वो वांग जी को पकड़ लेते हैं और फिर वो वांग जी को ठीक करने लगते हैं। वांग जी अपने होश में नहीं आ रहा था, वो सभी लोग उसे ठीक करने लगते हैं। बहुत सारे जो मतलब उनके मंत्र वगैरह थे उनका भी वो बोलते हैं, लेकिन फिर भी वांग जी पर असर नहीं हो रहा था। ऐसे ही करके वांग जी वहीं पर बंधा हुआ था केबल से, जो बाइंडिंग केबल्स थी, और वो चिल्लाया जा रहा था उसे छोड़ने के लिए और वो पूरा हवा में लटका हुआ था। उसके चारों तरफ जो ब्लैक स्मोक था वो इकट्ठा हो चुका था। वांग जी की आइज़ पूरी रेड थी, बहुत गुस्से में था। वहीं दूसरी तरफ हम उस रैट को देखते हैं, वो अपनी मैजिक को यूज़ करता है और वो सीधा जहाँ पर वीजिंग था वहाँ पर पहुँच जाता है। जियांग चैंग जैसे देखता है उसे, तब वो उसके हाथ में मेडिसिन दिखता है और वो मतलब शॉक हो जाता है। वो जल्दी से उस मेडिसिन को लेता है और वो वहाँ पर हीलर्स को बुलाता है। हीलर्स भी इस मेडिसिन को देखकर शॉक थे। वांग जी जियांग चैंग उन्हें बता देता है कि ये मेडिसिन कहाँ से आई है। वो हीलर था, वो सच में मतलब उसे यकीन नहीं हो रहा था। वो हीलर बोलता है सच में मुझे यकीन नहीं हो रहा है, लेकिन मैं बाद में बात करूँगा। फिर वो वीई का इलाज करते हैं, वीई को वो जड़ी बूटी दे देते हैं, उसकी जो मेडिसिन बनानी थी वो बनाकर, और वो वहीं पर बैठे रहते हैं और वीई के उठने का वेट करते हैं। वहीं दूसरी तरफ हम वांग जी को देखते हैं, वांग जी का सेम यही हाल था और जियांग चेंग ने भी अपनी फैमिली को बता दिया था कि वांग जी का जो हस्बैंड जो वीई का हस्बैंड है वांग जी, वो आया था और उसी ने इस जड़ी बूटी को लेकर आया है। तो वीई की जो फैमिली थी वो भी शॉक थी कि मतलब कोई ऐसा किसी के लिए कैसे कर सकता है। सच में वो बिल्कुल आदमी पागल है, वो जिंदा भी नहीं बचा होगा। लेकिन अभी वो इसके बारे में नहीं सोच रहे थे, वो बस अपने बेटे विंग के बारे में ही सोच रहे थे। वहीं दूसरी तरफ गोसू के अंदर वांग जी का इलाज चल रहा था, लेकिन वो होश में आ ही नहीं रहा था। वो वैसे ही था, हवा में लटका हुआ था। बहुत सारे शैतान थे, इतने सारे शैतानों को मतलब कंट्रोल में करना सच में लायन किरण के लिए और ज़ेबुज़िन के लिए बहुत मुश्किल हो रहा था।
वो सभी लोग दिन रात कोशिश कर रहे थे लेकिन फ़र्क नहीं पड़ रहा था। 2 दिन हो चुके थे, वांग जी वैसे ही था और 2 दिनों से वीइंग भी बेहोश था। लेकिन आज तीसरे दिन वीइंग धीरे-धीरे अपनी आँखों को खोलता है और वो अपने सामने अपनी पूरी फैमिली को देखता है। जियांग फेंगमियान मैडम भी जाते हैं वीइंग को हग कर लेते हैं, वीइंग भी उन्हें हग करता है और बहुत ही बुरी तरह से रोता है। जियांग चेंग भी वीइंग को देखता है और फिर वो बोलता है, आई एम सॉरी, मैंने सब बता दिया। ये सुनकर वीइंग के हर्ट में पेन होता है और वो अपनी फैमिली को देखता है। जियांग फेंगमियान बोलते हैं, वीइंग सच में मुझे नहीं पता था बेटा तुम ऐसा भी कुछ कर लोगे। मैंने तुम्हें कितनी बार कहा था कि इंसानों से दूर रहना, लेकिन लेकिन तुम ऐसा। जियांग फेंगमियान बोलते हैं और वीइंग अपना फेस नीचे कर लेता है। वीइंग बोलता है, मुझे माफ़ कर दीजिए पिताजी, लेकिन मेरा ये करना ज़रूरी था, मैं उससे प्यार करता हूँ। जियांग फेंगमियान बोलते हैं, ऐसा कुछ भी नहीं है वीइंग, अब जो भी हुआ हो, लेकिन अब हम यहाँ पर नहीं रहेंगे, हम कल ही यहाँ से चले जाएंगे। लेकिन वीइंग बोलता नहीं, मैं उसे छोड़ के नहीं जा सकता हूँ। जियांग फेंगमियान बोलते हैं, वीइंग अभी भी तुम्हारे सर पर उसका भूत सवार है। वीइंग बोलता है, हाँ, क्योंकि वो मेरा हस्बैंड है, शादी की है मैंने उससे, प्यार करता हूँ, मैं उसे नहीं छोड़ के जा सकता हूँ। जियांग फेंगमियान वीइंग को समझाते हैं लेकिन फाइनली वीइंग अपनी फैमिली को कैसे भी करके मना लेता है। वीइंग बोलता है, मुझे मुझे उससे मिलने जाना होगा, आपने कहा कि वो ये जड़ी बूटी लेकर आया था। जियांग फेंगमियान बोलते हैं, हाँ। जियांग चैंग बोलता है, चैंग मुझे मुझे उसे देखना है क्योंकि इसे लेकर आना बहुत मुश्किल है। जियांग चैंग बोलता है, हाँ वीजिंग, लेकिन जियांग चैंग बोलता है, वीजिंग तुम नहीं जा सकती। वीजिंग बोलता है, चैंग मुझे जाना ही होगा। जियांग चैंग बोलता है, ठीक है तो मैं भी तुम्हारे साथ चलूँगा। वीइंग फिर रेसिस्ट नहीं कर पाता है और वो वहाँ से चला जाता है। अब हम गुस्सू में देखते हैं वांग जी वैसे ही खड़ा हुआ था और वो मतलब ऐसे ही उसके ब्लैक स्मोक इकट्ठा था, उसकी आइज़ रेड थी और वो छूटने की कोशिश कर रहा था, बार-बार चिल्ला रहा था, लेकिन वो छूट ही नहीं पा रहा था। वहीं दूसरी तरफ वी जिंग भी वहाँ पर आ जाता है। वो जिंगशी में देखते हैं लेकिन वांग जी वहाँ पर नहीं था। जब सब लोग विंग को देखते हैं वहाँ पर कुछ लोग, तो वो इन्फॉर्म करते हैं और वहाँ पर जो डिसिपल्स थे वो विंग को बता देते हैं क्योंकि वो डरे हुए थे और वांग जी विंग उनसे पूछ रहा था बहुत ही गुस्से में, उनके मतलब वो गुस्से में था वीजिंग। तो फिर वो बता देते कि वांग जी कहाँ है, तो वीजिंग वहाँ पर जाता है। जियांग चेंग भी था और वो देखता है वांग जी को, तो वो शॉक हो जाता है। वीजिंग अपनी पूरी बड़ी वाली स्नैक फॉर्म में आता है और वो वांग जी के पास जाने लगता है, लेकिन वहाँ पर लायन किरान आ जाते हैं और बोलते हैं कि मैंने तुमसे कहा था कि तुम यहाँ से चले जाओ, लेकिन तुम गए क्यों नहीं और तुम वापस के लिए आए हो। वीजिंग बोलता है, मैं अपने हस्बैंड को वापस लेने के लिए आऊँ, आप मुझे उससे ऐसे दूर नहीं कर सकते हैं। लायन किरान बोलता है, तुम्हें और उससे साथ रहना बिल्कुल भी सही नहीं है, तुम्हें जाना होगा और इस बार तुम याद रखना, तुम वापस नहीं लौट कर आ पाओगे। वांग जी की मतलब हालत देखकर वीजिंग गुस्से में था और वो देख रहा था कि ये सब लोग मिलकर उसे वे वांग जी से दूर कर रहे हैं। वांग जी वीजिंग उन सभी पर वार करने लगता है और जो वीजिंग का जो ब्रदर था जियांग चैंग वो भी वार करता है। सभी लोग हैंडल कर रहे थे उन्हें, लेकिन वीजिंग बहुत पावरफुल था। वीजिंग जो था वे अपनी सबसे बड़ी वाली जो फॉर्म थी उसके अंदर था, वो अपनी पावर्स का यूज़ कर रहा था। तभी जियांग चैंग बोलता है, ब्रदर अब जाइए यहाँ से, मैं इन्हें हैंडल करता हूँ। जियांग चैंग अब ये बोलता है तो वीजिंग अपना सिर हमें हिलाता है। वो वांग जी के पास जाता है और वांग जी को हग करता है और वहाँ से उसे लेकर चला जाता है। वो वांग जी को लेकर एक रिवर के पास आता है जो कि आई मीन बहुत बड़ी थी और वहाँ पर आकर वो जैसे रुकते हैं तो वांग जी विंग को देखता है और तब तक उससे जो ब्लैक स्मोक था वो जा चुका था, वांग जी नॉर्मल हो चुका था। विंग देखता है वांग जी को और बोलता है, वांग जी तुम ठीक तो हो ना। वांग जी विंग को देखता है और मतलब एक अलग सी नज़रों से वांग जी बोलता है, तुम कौन हो और यहाँ क्या करे और मैं यहाँ कैसे आया। ये सुनकर वीजिंग पूरा हैरान रह जाता है और वो वांग जी को देखता है और बोलता है, लंजा मैं हूँ तो तुम्हारा वीजिंग। लेकिन वांग जी विंग से दूर जाने लगता है और बोलता है, नहीं मैं तुम्हें नहीं जानता हूँ, दूर हटो मुझसे। ये सुनकर तो मानो जैसे वीजिंग पर पूरा आसमान ही टूट पड़ा था, जिसके लिए उसने ये सब किया वही उसे नहीं पहचान रहा है। वांग जी बोलता है, नहीं मैं कहाँ हूँ, क्या हो रहा है ये सब चीज़ें। वांग जी कुछ भी याद नहीं कर पा रहा था, वो सब भूल चुका था। तभी वहाँ पर जो गुरुजी थे वो भी आ जाते हैं और वो देखते हैं तो वीजिंग गुस्से में लायन किरण को देखता है और बोलता है, क्या किया है आपने इसके साथ, इसे कुछ भी याद नहीं है। लायन किरण बोलता है, इसे शैतानों ने पकड़ लिया था और अब जब इस पर वो सब हट गया है तो ये अपनी याददाश्त भी खो चुका है, इसे कुछ भी याद नहीं है। वांग जी हैरान होकर अपने अंकल को और देख रहा था उस बॉय को जो उसके सामने खड़ा हुआ था और ये सब बोल रहा था। लायन किरण बोलता है, अब तुम्हें बचना मुश्किल है। ये बोलकर लायन किरण भी विंग पर वार करते हैं। वीजिंग फिर अपनी जो फॉर्म थी उसमें कन्वर्ट होता है और वो लायन किरण को देखता है और लायन किरण पर वार करने लगता है। वांग जी डर जाता है और वो वहाँ से दूर चला जाता है।
लैन केरन और वी जिंग एक दूसरे से लड़ रहे थे। वी जिंग बहुत ही गुस्से में था। उसके सामने अब कुछ भी नहीं था। उसके सामने जो सोचने समझने की शक्ति थी वो पूरी गायब हो चुकी थी। वी जिंग पूरा पागल हो चुका था और वो बस लड़े जा रहा था। वी जिंग जो था वो सबको मार रहा था बहुत बुरी तरह से। ये देखकर लैन केरन को गुस्सा आ जाता है। और जब लैन केरन और वी जिंग दोनों लड़ रहे थे तब वांग जी देख रहा था उन सबको और उसे धीरे धीरे सब रिमेम्बर हो रहा था। वी जिंग वांग जी को देखता है और वो बोलता है, वी जिंग प्लीज रुक जाओ, शांत हो जाओ वी जिंग, ये सब करना बंद करो। लेकिन जैसे वी जिंग तो सब कुछ भूल चुका था। उसे कुछ भी याद नहीं था। बस उसे याद था तो इन लोगों ने उसे वांगजी से दूर किया है बस ये। और गुस्सा इतना बढ़ चुका था कि वो बहुत ही चीज़ें खराब कर रहा था, सब चीज़ें नष्ट कर रहा था। वो उतना गुस्से में पागल हो गया था कि उसने ध्यान ही नहीं दिया कि वो पूरे जो उनका गुस्सो था उसे भी डिस्ट्रॉय कर रहा है। ये देख कर तो लैन केरन सच में बहुत ही गुस्से में था। वो अपनी आंखें बंद करता है और जो उसकी हाई कल्टीवेशन थी उसका यूज़ करता है और वो वी जिंग को वापस गुजू लेकर आता है और वो उसी जगह आ जाते हैं जहाँ पर वांगजी का घर था। जिंगशी गुरुजी लैन जानते थे कि अब विंग के साथ क्या करना है। वी जिंग पर फिर वो अपनी पावर्स का यूज़ करते हैं और वी जिंग को उसी जिंगशी के अंदर कैद कर देते हैं। वी जिंग निकलने की कोशिश करता है लेकिन वहाँ पर चारों तरफ जो बुद्ध भगवान थे उनके चारों तरफ जो स्टैचूज थे वो लगे हुए थे, क्योंकि लैन गिरन ने ये पहले ही कर लिया था। वहाँ पर बहुत सारी पेंटिंग्स थी उस घर के अंदर बन चुकी थी और वी जिंग उसमें कैद हो चुका था। वी जिंग वहाँ से निकल नहीं पा रहा था और वो वापस इंसानी फॉर्म के अंदर आ चुका था। ना ही तो वो अपनी पावर्स का यूज़ कर सकता था क्योंकि वो उनके सामने अपनी पावर्स का यूज़ नहीं कर सकता है। ऐसे ही करके वहाँ पर जितने भी जो सुरक्षा के लिए बैरियर्स लगाने थे वो लगाए जाते हैं और उसे वहीं पर कैद कर दिया जाता है। वांगजी भी वहीं पर आ चुका था और वो बोलता है, अंकल प्लीज़ प्लीज़ विंग को बाहर निकालिए। लेकिन लैन करण वांगजी को देखते हैं और बोलते हैं, अब वी जिंग इससे कभी बाहर नहीं आ सकता, उसे ऐसे ही रहना होगा। ये सुनकर वांगजी टूट चुका था और अंदर वी जिंग बोल रहा था, चिल्ला रहा था, प्लीज़ मुझे बाहर आने दो, प्लीज़ प्लीज़, आई एम सॉरी, मुझे माफ़ कर दो, लेकिन प्लीज़ मुझे दूर मत करो वांगजी से, लेकिन प्लीज़ बाहर आने दो मुझे। लेकिन लैन क्रैन विंग को देखते हैं और वो कुछ भी नहीं बोलते हैं। वी जिंग ऐसे ही चिल्ला रहा था। ऐसे ही विंग को वहाँ पर कैद हुए पूरे 10 दिन हो जाते हैं। वांग जी वहीं जिंगशी के बाहर बैठा हुआ था और वो विंग के बाहर आने का वेट कर रहा था, लेकिन वी जिंग अभी तक बाहर नहीं निकला था। वी जिंग की फैमिली को भी पता चल गया था कि आखिरकार यहाँ पर हुआ क्या है। वो भी बहुत ही दुखी थे, लेकिन वो यहाँ पर आते भी हैं उनसे मिलने के लिए। लेकिन लायन किरण से बात करता है और फिर लायन किरण ने भी डिसाइड किया था कि आज से वो उन्हीं मतलब घोस्ट या फिर बोल सकते हैं डेविल्स को पकड़ेंगे जो मतलब बुरे होंगे, वो अच्छों को नहीं पकड़ेंगे, क्योंकि उन्हें ये बात समझ आ गई थी। वी जिंग था अच्छा, लेकिन अब वो कैद हो चुका था, लेकिन वो इस चीज़ से बाहर नहीं निकल सकता है। वांग जी ने यहाँ से उठने से मना कर दिया था। वो विंग का वेट करना चाहता था जब तक विंग बाहर ना निकली, लेकिन लैन किरण बताते हैं कि शायद वो कभी नहीं निकलेगा उससे बाहर। लेकिन वांग जी फिर भी विंग का वेट करना चाहता था। तो लैन किरण बोलते हैं कि गॉड जो है वो कभी किसी पर मतलब इतनी सख्ती नहीं दिखाते हैं, और अगर बीजिंग कभी ठीक हुआ तो वो उसे आज़ाद भी कर देंगे। ये सुनकर फिर वांग जी के अंदर एक होप आ गई थी कि हाँ, बीजिंग कभी आज़ाद हो सकता है उस जगह से। तो ऐसे ही करके धीरे धीरे वक्त बीतता जाता है। चियांग चेंग बिंग को देखने के लिए आता था, वो भी बातें भी करता था, बीजिंग उनकी बातें सुनता भी था, लेकिन ऐसा है कि वो कुछ बोलता नहीं था। वो टूट चुका था। वो बार बार मतलब क्वेश्चन किया करता था गॉड से कि उसके साथ ऐसा क्यों किया उसने, मतलब उसने तो प्यार किया था ना, तो फिर उसकी ऐसी सज़ा क्यों मिली उसे? उसने कभी कुछ बुरा नहीं किया, क्यों ऐसी सज़ा दी उसे? लेकिन उसे जवाब कौन देता? कोई भी नहीं। बीजिंग हर बार अपने मन में ये किया करता था सवाल, और दोनों ही दुखी थे। ऐसे ही टाइम बीत गया और अब 10 साल हो चुके थे। 10 सालों में वांग जी वहीं पर था। वो अपना काम करता था और आकर जिंगशी के बाहर बैठ जाता था। जिंगशी के बाहर एक कमरा भी बना दिया गया था जहाँ पर वांग जी रहता था। वांग जी बहुत सिंपल लाइफ जी रहा था अपनी। वो लोगों की मदद किया करता था और अब उसने घोस्ट वगैरह पकड़ना ये सब बंद कर दिया था। वो बस अपने विंग का इंतज़ार करना चाहता था। उसे होप थी कि एक दिन उसका विंग उसे मिलेगा वापस। हर उम्मीद के साथ, हर दिन के साथ वांग जी अपने दिन को शुरू किया करता था कि हाँ, आज वीजिंग आएगा। वो हर वक्त वीजिंग से बात करता था और वीजिंग वांग जी की बात का कोई जवाब नहीं देता था। वो ऐसे ही अपनी आंखों को बंद किए हुए मेडिटेशन की पोजीशन में बैठा हुआ था और अब वो बहुत ही ज़्यादा डिफरेंट बन चुका था। ऐसे ही करके 1 साल और बीत जाता है। वांग जी अपने घर के बाहर बैठा हुआ था और वो खाना बना रहा था।
तभी अचानक से उसे पीछे से एक आवाज़ सुनाई देती है, लंजा। जैसे ही वांगजी ये वॉइस सुनता है तब वो पीछे टर्न होकर देखता है। जब पीछे की टर्न होकर वांगजी देखता है तो वहाँ पर वीइंग खड़ा हुआ था। वांगजी को एक सेकंड के ऐसा लगा जैसे वो ड्रीम देख रहा हो, क्योंकि इन इतने सालों के अंदर वांगजी के साथ ऐसा बहुत बार हो चुका था। उसे वीइंग की आवाज़ सुनाई देती थी, उसे वीइंग भी दिखता था, लेकिन जब भी वो उसके पास जाता वो गायब हो जाता था। वीइंग को डर लग रहा था कि आज भी वो ऐसे ही सपना देख रहा है। अगर वो वीइंग के पास गया तो वो गायब हो जाएगा और वीइंग को वो गायब होते हुए नहीं देख पाएगा। वो टूट चुका है, धीरे-धीरे उसकी उम्मीद जैसे ख़त्म हो रही है। अब वो कुछ भी नहीं कर सकता। वो बहुत ही ज़्यादा टूट चुका था। वो चाह रहा था कि वो जाए वांगजी वीइंग के पास, लेकिन उसके कदम आगे नहीं बढ़ रहे थे। वांगजी धीरे-धीरे करके पीछे की ओर जाने लगता है, लेकिन तभी वीइंग आगे आता है और बोलता है, लंजा मैं हूँ। जैसे ही वांगजी वीइंग की वॉइस सुनता है तो बोलता है, नहीं, नहीं, तुम नहीं हो सकते हो। अगर मैं तुम्हारे पास आया तो तुम गायब हो जाओगे। वीइंग जाता है वांगजी के पास और उसे गले लगा लेता है कसकर और बोलता है, मैं कभी गायब नहीं होऊँगा, मैं सच हूँ। तुम सपना नहीं देख रहे हो। ये बोलकर वो वांगजी को टाइटली हग करता है। वांगजी और वेइजिंग दोनों ही बुरी तरह से रोने लगते हैं और वो दोनों एक दूसरे को गले लगा लेते हैं। बहुत देर तक वो दोनों रोते हैं एक दूसरे को गले लगा के। वांगजी विंग से दूर होता है और वो पैशनेटली विंग के लिप्स पर उसे किस करने लगता है और वो उसी जिंगशी को देखता है जिसका डोर खुल चुका था। ये देखकर वांगजी अपने मन में सोचता है, आपको बहुत बहुत शुक्रिया कि आपने मेरे विंग को मुझे वापस लौटा दिया। वांगजी और वीजिंग काफ़ी देर किस करने के बाद एक दूसरे से अलग होते हैं और एक दूसरे को देखती हैं। वांगजी विंग को देखता है और बोलता है, आई लव यू वीजिंग। वीजिंग भी स्माइल करता है, वांगजी को देखता है और आई लव यू टू। और वो दोनों स्माइल करते हैं एक दूसरे का हाथ पकड़ते हुए। फिर वो दोनों जिंगशी के अंदर चले जाते हैं। तो एवरीवन, आज का ये लास्ट पार्ट था, यहीं पर ये कहानी एंड हो जाती है। मैं उम्मीद करती हूँ कि आपको ये छोटी सी मेरी कहानी पसंद आई होगी और इस मूवी की मुझे इस फन फिक्शन की इंस्पिरेशन मुझे एक मूवी से ही मिली थी। आप चाहे तो उस मूवी को देख सकते हैं जिस मूवी का नाम है द सोर्सर ऑफ द वाइट स्नेक। ये एक मूवी थी, मुझे नहीं पता चाइनीज़ है या कोरियन, पर मैंने काफ़ी साल पहले देखी थी। आज से लगभग 8 से बोल सकते हैं 6 से लगभग 6 साल पहले देखी थी मैंने ये मूवी। ओके। और मैं बता दूं, इस मूवी की हैप्पी एंडिंग नहीं थी, इस मूवी की सैड एंडिंग थी, ऐसा बोल सकते हैं। क्योंकि जब जो वाइट स्नेक गर्ल थी उसे जब कैद किया गया था बुद्धा के उस टेम्पल के अंदर, और उस लड़के को याद तो आ गया था सब कुछ कि वो उसकी वाइफ है, लेकिन वो उसी टेम्पल के अंदर कैद हो गई थी क्योंकि जो उनका गुरु था उसने उसे कैद कर दिया था और उसके बाद वो बाहर ही नहीं निकली कभी। हाँ, उसके गुरु ने कहा था कि एक दिन जब भगवान बुद्ध, मतलब जब वो सोचेंगे कि हाँ, उन्हें लगेगा कि इस इंसान को सच में पछतावा है, तब वो उसे आज़ाद कर देंगे, क्योंकि भगवान कभी किसी के साथ गलत नहीं करते हैं। तो इसीलिए वहीं पर वो मूवी ख़त्म हो चुकी थी, जहाँ पर उस वाइट लड़की जो स्नेक थी उसे उस टेम्पल के अंदर कैद कर दिया गया था और वो वहीं पर कैद थी, और उसका जो हस्बैंड था, जो ह्यूमन था, वो बाहर ही बैठा ही रहा था, अपनी वाइफ का इंतज़ार कर रहा था कि कब वो बाहर आएगी। लेकिन ये मूवी यहीं पर ख़त्म हो सकती है। इसे हम हैप्पी एंडिंग तो नहीं बोलेंगे क्योंकि ये सैड एंडिंग थी, लास्ट में वो दोनों मिल ही नहीं पाए थे। लेकिन मैंने ऐसा नहीं किया क्योंकि फैन फिक्शन में हम हमारी वांगशन की सैड एंडिंग तो नहीं कर सकते हैं। इसीलिए ये बस मेरी छोटी सी ट्राई था कि आपको ये फैन फिक्शन पसंद आया। तो मैं उम्मीद करती हूँ कि आप सब ढेर सारा प्यार देंगे और सपोर्ट भी करेंगे और लाइक भी करेंगे, ठीक है? कमेंट करके बताना कि आपको ये स्टोरी कैसी लगी, और अगर आपने भी कभी कोई ऐसी मूवी या फिर कुछ भी ऐसा देखा है ड्रामास, तो मुझे बोल सकते हैं, मुझे कमेंट करके बताइएगा, ताकि मैं आपके भी किसी मूवी या ड्रामे को ऐसे ही वांगशन फैन फिक्शन के अंदर कन्वर्ट कर सकूँ। ओके, तो मैं आगे भी ऐसे ही फैन फिक्शन शेयर करती रहूँगी। बहुत जल्द मैं एक और न्यू फैन फिक्शन लेकर आ रही हूँ, वो भी वन शॉट वाला। ओके, तो बाय बाय एवरीवन, मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में।